जय हिंद बच्चों, मैं एस.के. सेठ कक्षा 7 की सामाजिक विज्ञान में आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम पाठ 4 तुगलक साम्राज्य का विस्तार किस प्रकार हुआ इसके बारे में पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहले गयासुद्दीन तुगलक, इनका साम्राज्य काल 1320 से लेकर 1325 तक था। गयासुद्दीन तुगलक दिल्ली सल्तनत पर तुगलक वंश की स्थापना करने वाले पहले शासक थे। इनका पूर्व नाम गाजी मलिक था। 8 सितंबर 1320 को यह दिल्ली की गद्दी पर बैठे और दिल्ली सल्तनत के सिंहासन पर बैठने के बाद इन्होंने अपना नाम गयासुद्दीन तुगलक कर लिया। ये एक ऐसे शासक थे जिन्होंने केवल 5 वर्षों तक शासन किया और अपने संपूर्ण शासनकाल में केवल व्यवस्थाएं ही बनाते रह गए। मोहम्मद बिन तुगलक 1325 ईस्वी से लेकर 1351 ईस्वी तक इनका शासनकाल था। गयासुद्दीन तुगलक के बाद मोहम्मद बिन तुगलक उसका उत्तराधिकारी बना। मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल काफ़ी लंबा था। इन्होंने लगभग 26 वर्ष तक दिल्ली की गद्दी संभाली। इन्होंने बहुत सारे नए योजनाओं का भी निर्माण किया। कर वृद्धि, राज्य की आय और सरकारी कोष की वृद्धि के लिए सुल्तान ने गंगा यमुना दोआब क्षेत्र में उपजाऊ भूमि पर अधिक कर लगाने की योजना बनाई। उसने भूमि कर के साथ कुछ अन्य क्षेत्रीय कर भी लगाए। इसे सुल्तान का दुर्भाग्य ही कहा जा सकता है कि जब वह करों की घोषणा की एवं वसूली के प्रयास कर ही रहा था, तभी उस क्षेत्र में भयानक अकाल पड़ गए। परंतु अधिकारियों ने इसकी जानकारी सुल्तान तक नहीं पहुंचाई। वे लोग ज़बरदस्ती करों की वसूली करने में लिप्त थे। भयभीत किसान अपने घर छोड़कर भागने लगे, परंतु तब भी अधिकारियों की निरंकुशता लगातार चलती रही, जिस कारण क्षेत्र की जनता ने सुल्तान की नीतियों के विरोध कर दिया और सुल्तान को दोआब क्षेत्र की स्थिति का ज्ञान जब हुआ तो उसने ऋण, बीज एवं सहूलियत देने का प्रयास किया, परंतु तब तक बहुत देर हो चुकी थी और अधिकारियों की नासमझी के चलते सुल्तान की कर वसूली की योजना असफल हो गई। द्वितीय राजधानी योजना। भारत एक बहुत बड़ा देश है। सुल्तान की सोच के अनुसार इतने बड़े क्षेत्र पर केवल एक जगह बैठकर शासन नहीं किया जा सकता। अतः सुल्तान ने दक्षिण भारत के राज्यों पर पूर्ण नियंत्रण करने के लिए अन्य राजधानी का निर्माण करने की योजना बनाई। सुल्तान ने देवगिरी को अपनी अन्य राजधानी बना दिया और इसका नाम बदलकर दौलताबाद कर दिया। दिल्ली से दौलताबाद तक के बीच यातायात की व्यवस्था की गई, परंतु दौलताबाद एवं दिल्ली की जलवायु एवं परिवेश में बहुत अंतर था, जिस कारण दिल्लीवासी बार बार वहां से वापस लौटने के लिए सुल्तान पर दबाव डालने लगे। अतः सुल्तान को भी दौलताबाद छोड़कर दिल्ली वापस लौटने का निर्णय लेना पड़ा और उसने यह महसूस भी किया कि दोनों नगरों के बीच बहुत अधिक दूरी है। दिल्ली में बैठकर अपने साम्राज्य की सीमा को सुरक्षित रखा जा सकता है, जबकि दक्षिण भारत में बैठकर यह संभव नहीं है। अतः वह वापस लौट आए। इस प्रकार
द्वितीय राजधानी की योजना भी असफल हो गई। सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन एवं हानि का आरंभ। तुगलक ने अपने शासनकाल में सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया। सुल्तान की योजना के अनुसार चांदी के स्थान पर मिश्रित धातु के सिक्कों को बनाने का प्रावधान किया गया। सोने एवं चांदी का उत्पादन कम होने के कारण सुल्तान ने सांकेतिक मुद्रा चलवाई। इसके दुष्परिणाम तुरंत ही सामने आने लगे। इसमें असली और नकली सिक्कों के अंतर को समझ पाना बहुत ही कठिनाई होने लगी और विदेशी व्यापारियों ने इस मुद्रा का पूरी तरह से बहिष्कार कर दिया। इन सिक्कों के बदले वे भारत से व्यापार करने को तैयार भी नहीं थे। सुल्तान को इस सिक्के को तुरंत बंद करना पड़ा और चांदी के सिक्के को दोबारा लाना पड़ा। ऐसा इसलिए भी हुआ क्योंकि मिश्रित धातु के सिक्कों पर राजकीय चिन्ह था। और देखा जाए तो मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने शासन में बहुत ऐसे सुधार करने की योजना बनाई, परंतु सारी योजनाएं असफल हुई। मोहम्मद बिन तुगलक की परेशानियां। सुल्तान के सुधार प्रस्ताव और योजनाओं के कारण लगभग उसके संपूर्ण राज्य में अशांति फैल गई। उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत में विद्रोह की ज्वाला फूट पड़ी। केंद्रीय शासन प्रणाली के कारण सुल्तान कभी दक्षिण तो कभी उत्तर की ओर भागता रहा, परंतु इन विद्रोहों को दबाने में असफल रहा। लगभग 16 वर्षों तक सुल्तान इन सारी मुसीबतों का सामना करने के लिए इधर से उधर भागता रहा और सिंध प्रांत के विद्रोह को दबाने के लिए वह अंतिम बार निकला एवं तनाव के कारण बीमार पड़ गया और 1351 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हो गई। फिरोज शाह तुगलक, इनका शासनकाल 1351 से लेकर 1388 तक रहा। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु के बाद उसका चचेरा भाई फिरोज शाह तुगलक दिल्ली की गद्दी पर बैठा। एक प्रकार से देखा जाए तो फिरोज शाह तुगलक ने अपने सर पर कांटों भरा ताज रख लिया। साम्राज्य के हर कोने में विद्रोह फैला हुआ था एवं चारों ओर अशांति का साम्राज्य था। गद्दी पर बैठते ही तुगलक के सामने इन सारे विद्रोहों से निपटने की चुनौती थी। फिरोज तुगलक ने इन विद्रोहों को शांत करने के लिए सबसे पहले उलेमा और अमीरों को संतुष्ट करने का प्रयास किया। सेना को अलग से सुविधा देने का मन बनाया और सुल्तान ने अपने शासन को उलेमाओं के समर्थन से इस्लाम के नियमों के अनुसार चलाने का निर्णय किया। फिरोज शाह ने केवल उन्हीं क्षेत्रों पर नियंत्रण करने का विचार बनाया जिन पर वह दिल्ली में बैठकर आसानी से नियंत्रण कर सकता था। फिरोज शाह ने युद्ध में धन खर्च करने के स्थान पर इसी धन को जन कल्याण के लिए लगाना आरंभ कर दिया। उसका शासनकाल जन कल्याणकारी योजनाओं के लिए बहुत ही अधिक प्रसिद्ध हुआ। जन कल्याण के कार्य। फिरोज शाह ने जन कल्याण हेतु बहुत सारे कार्य करवाए जो कि निम्नवत हैं। इन्होंने सिंचाई के लिए पानी की व्यवस्था हेतु कई नहरें, तालाब, कुएं आदि बनवाए।
फिरोज शाह ने कुछ नए नगरों का निर्माण कराया, जिनमें से जौनपुर, फिरोजपुर और फिरोजाबाद जैसे नगर आज भी बहुत प्रसिद्ध हैं। शासन के खर्च पर चिकित्सा सुविधा और आवश्यकतानुसार गरीबों के लिए भोजन की व्यवस्था की। बेरोजगारी की समस्या के समाधान के लिए उन्होंने अलग अलग तरीके की रोजगार की व्यवस्था की, जिससे फिरोज शाह तुगलक अपने लोक कल्याण, जन कल्याण के कारण आज भी इतिहास में बहुत ही लोकप्रिय है।